गुड इवनिंग। तो ये नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चल रहे हैं और जिसके बारे में आप पहले से जानते ही हैं कि अ, राजनीति क्या है, इस पर आज हमको डिस्कशन करना है। अ, राजनीति क्या है, ये जो प्रश्न है वो शायद राजनीति विज्ञान में सबसे फंडामेंटल, सबसे आधारभूत प्रश्नों में से एक है कि जिस राजनीति की प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास इस विषय में कर रहे हैं, आखिर वो राजनीति की प्रक्रिया क्या है। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या उस राजनीति की प्रक्रिया में मत भिन्नता है, कि राजनीति की प्रक्रिया को देखने के अलग अलग नजरिए हैं, या राजनीति की प्रक्रिया को पर एक सार्वभौमिक सहमति है कि ये राजनीति की प्रक्रिया है। मोटे रूप से हम ये समझ सकते हैं कि राजनीति की जो प्रक्रिया है उसको देखने के अलग अलग दृष्टिकोण है। और सबसे पहली बात ये है कि हम राजनीति शब्द का जो मतलब है वो समझने की कोशिश करें, और उसके बाद हम ये समझ पाने में सफल रहेंगे कि राजनीतिक प्रक्रिया को देखने के विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। तो राजनीति क्या है, ये शायद राजनीति विज्ञान का सबसे आधारभूत, मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम्स जिसे कहा जाता है। अब उसका एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि किसी समाज को जब हम राजनीतिक समाज कहते हैं कि भाई ये समाज जो है वो राजनीतिक समाज है, दिस सोसाइटी इज फंडामेंटली अ पॉलिटिकल सोसाइटी, जब हम ये शब्द कहते हैं, जब हम ये इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो हमारा उससे मतलब क्या होता है, राजनीतिक समाज की क्या विशेषताएं होती हैं, किसे हम राजनीतिक समाज कहते हैं। तो इसके लिए भी हमें ये समझना पड़ेगा कि राजनीति वास्तव में है क्या। और दूसरा, क्या राजनीति का जो औपचारिक मतलब समझा जाता है और जो अनौपचारिक मतलब समझा जाता है, क्या राजनीति वही है औपचारिक रूप में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, औपचारिक रूप से या फॉर्मल जो मीनिंग है राजनीति का वो क्या है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई चुनाव लड़ना, या किसी राजनीतिक पद की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना, एमपी का, एमएलए का टिकट लेना, चुनाव लड़ना, या किसी पब्लिक पोस्ट पर जाने की प्रयास करना, किसी जो अ, कोई भी ऐसा पद हासिल करने का प्रयास करना जो कि जनता के हितों से जुड़ा हुआ हो। लोकहित का कोई भी पद, जैसे प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है या विधायक है या कोई और भी पद है, उसका प्राप्त करना, ये तो फॉर्मल व्यू है। लेकिन एक इनफॉर्मल व्यू भी है, कि जैसे हम कहते हैं कि भाई वो अ, बड़ा चालबाज व्यक्ति है। तो उसके बारे में सामान्य जनता में क्या एक एक मिसकंसेप्शन ही कहेंगे इसे, तो वो कहते हैं भाई वो बड़ी पॉलिटिक्स करता है। या हम ये कहते हैं कि वर्क प्लेस पे बड़ी पॉलिटिक्स है साहब। कोई भी आदमी जो है वो ये कह सकता है कि हमारे कार्यस्थल पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत राजनीति है वहां पर। तो राजनीति का एक जो इनफॉर्मल या अनौपचारिक जो मतलब है, वो कई बार धूर्तता से, कपट से, या झूठ बोलने से, या अपने स्वार्थ की, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक या किसी भी स्तर तक, निम्न से निम्न स्तर तक जाने की प्रवृत्ति को कई बार सामान्य जनता कहती है कि पॉलिटिक्स है, ये तो बड़ी गंदी पॉलिटिक्स है। हम्म तो ये एक अनौपचारिक व्यू है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राजनीति विज्ञान का छात्र होने के नाते हम ये पाते हैं कि राजनीति ना तो औपचारिक दृष्टिकोण में और ना अनौपचारिक दृष्टिकोण में समाहित है, बल्कि राजनीति का एक दूसरा जो एकेडमिक मतलब है, जो वास्तविक अर्थों में अकादमिक मतलब है, वो कुछ और है। तो आगे इस शब्द का अर्थ और इस शब्द का प्रयोग हमको किस संदर्भों में करना चाहिए, ये और स्पष्ट होगा। दूसरी स्लाइड्स पे आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें ये आवश्यक है कि सबसे पहले हम राजनीति शब्द को सही सही डिफाइन करें। फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज द वर्ड पॉलिटिक्स मीन्स। तो अगर आप ये कहेंगे कि हम राजनीति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक प्रत्यय, हमने पिछले लेक्चर में प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया था कॉन्सेप्ट का, कि आदमी एक कॉन्सेप्ट बेरिंग ह्यूमन बीइंग है। तो जब इस कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे पॉलिटिक्स का, तो हमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए
कि पॉलिटिक्स से हमारा मतलब क्या है। ठीक है। आधुनिक संदर्भों में राजनीति का जो मतलब लिया जाता है, जैसे मैंने अभी चर्चा की कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से भी इसके कुछ अलग अलग अर्थ होते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में जो राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसको शक्ति के पदों में परिभाषित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, वर्ड पॉलिटिक्स यूजुअली मीन्स अ ह्यूमन बिहेवियर विच एग्जिबिट्स पावर रिलेशंस ऑफ मैन, अ ग्रुप और स्टेट। राजनीति शब्द से सामान्यतः अर्थ ऐसे मानवीय व्यवहार से है जो कि व्यक्ति का या उसके समूह का या राज्य का शक्ति संबंधों को प्रदर्शित करता है। यानी कि शक्ति संबंधों को प्रदर्शित करने वाला मानवीय व्यवहार ही राजनीति है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द इस वाक्य में है शक्ति संबंध, पावर रिलेशन। ठीक है। तो पावर रिलेशन यानी कि सबसे पहली बात यह है, आप ये समझने की कोशिश करें कि राजनीति का मतलब है शक्ति संबंध। ठीक है। शक्ति संबंध, संबंध में क्यों कह रहा हूं कि भाई शक्ति का आप जिस पे प्रयोग करेंगे, एक तो कर्ता होगा जो प्रयोग कर रहा होगा शक्ति का, और जिस पर आप शक्ति का प्रयोग कर रहे होंगे जो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट होगा। एक तो हो गया कि जो करता है, और एक है जिस पर आप प्रयोग कर रहे हैं। ठीक। तो जो आपका विषय होगा और जो आपका कर्ता होगा शक्ति के, वो एक रिलेशनल संबंध है ना। मतलब मैं दीवार पे शक्ति का प्रयोग थोड़ी कर सकता हूँ। दीवार पे क्या शक्ति का प्रयोग करूंगा? मैं दीवार को ये कहूंगा कि कल के दिन से आप ये चौकोर नहीं होना है, गोल होना है। वहां तो कोई आंसर आने वाला नहीं है। शक्ति का प्रयोग मैं उसी पर कर सकता हूँ जो दूसरा व्यक्ति है, जो समझदार है, जो समझ सकता है कि उसके हित कहाँ है। ठीक है। तो शक्ति हमेशा एक सापेक्षिक चीज है, एक रिलेशनल चीज है। सामने कोई होना चाहिए तभी तो आप उसकी शक्ति का प्रयोग, अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे उस पर, या उसकी शक्ति अपने पर स्थापित करेंगे। तो शक्ति संबंध का जो भी प्रयोग होता है वो राजनीति के डोमेन में, राजनीति के परिक्षेत्र में माना जाता है। ठीक। तो जब हम राजनीति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आधुनिक शब्दों में, आधुनिक संदर्भों में हमको ये समझना चाहिए कि राजनीति शब्द का मतलब है शक्ति संबंधों को परिभाषित करने वाली या अभिव्यक्त करने वाली मानवीय व्यवहार। ठीक है। तो शक्ति संबंध, अब एक दूसरा प्रश्न आ जाता है, शक्ति संबंध में शक्ति का मतलब क्या है? तो उसको आप देखो दूसरे सेंटेंस में पढ़ सकते हैं। द वर्ड पावर वी मीन, फ्रॉम द वर्ड पावर वी मीन कैपेसिटी टू चेंज वंस बिहेवियर। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं तब आप उसे कहते हैं कि ये शक्ति है। जैसे कोई नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है और हमने उसे टोक करके जोर से कहा कि नहीं, आपको नॉर्थ नहीं जाना, आपको साउथ जाना है, और वो साउथ चलने लगा, तो आप शक्तिशाली हुए। आपने उसका व्यवहार परिवर्तित कर दिया। वो उत्तर की तरफ जा रहा था, आपने दक्षिण की तरफ मोड़ दिया उसको। तो ये जो क्षमता है किसी दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाने की, इसे शक्ति कहा जाता है। ठीक है। तो हम जब ऐसे शक्ति संबंधों को किसी समाज में पाते हैं, यानी कि जब हम किसी समाज में किसी के व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता पाते हैं, मतलब समाज के किसी पार्ट में, किसी समूह में, जैसे स्टेट है, राज्य है, तो वो एक समाज का एक छोटा सा समूह है, लेकिन उसमें बाकी लोगों के व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता है। तो ये एक राजनीतिक समाज हुआ। जैसे स्टेट ये कहता है कि 10 बजे बाद तेज म्यूजिक नहीं बजना चाहिए, उसने नियम बना दिया। डीजे नहीं बजना चाहिए, लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। ठीक है। तो उसने आपका व्यवहार परिवर्तित कर दिया। पहले आप 11-11, 12-12 बजे तक तेज म्यूजिक में बजा रहे थे, लेकिन कानून आया तो राज्य ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और आप पर जो प्रतिबंध लग गया, तो उसने आपके व्यवहार को परिवर्तित कर दिया। तो ये एक पावर स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? एक शक्ति की संरचना है। ठीक है। तो हमें ये बात नोट करनी चाहिए कि ये जो पावर का मैनिफेस्टेशन है, ये केवल स्टेट के पास नहीं होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत महीन सी बारीक बात है, लेकिन इसको आप समझना चाहिए। अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो आप देख पाएंगे, वी शुड नोट दैट स्टेट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सच फिनोमेना विच कंट्रोल्स मेंस बिहेवियर। कि राज्य उस अ, उस फिनोमेना की, यानी कि उस प्रक्रिया के की अभिव्यक्ति है। ठीक है। अच्छा, फिनोमिना शब्द का थोड़ा सा आप मीनिंग समझिए। फिनोमिना का मतलब यह है कि जो चीज घटित होती है उसे फिनोमिना कहा जाता है, जिसका मीनिंग आप एकदम से तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते,
लेकिन आप उसको ये बता रहे हैं कि ये चीज ऐसी हो रही है। जैसे पत्तियां हवा की वजह से हिल रही हैं, तो ये फिनोमिना है। ठीक है। नॉट नेसेसरली कि आप उसकी व्याख्या कर रहे हो कि पत्तियां क्यों हिल रही हैं, आप कहते हैं पत्तियां हिल रही हैं, तो ये फिनोमिना। अच्छा, फिनोमिना इसे समवृत्ति भी कहा जाता है हिंदी में। फिनोमिनोलॉजी समवृत्ति शास्त्र करके एक फिलोसॉफी में एक पूरा स्कूल है। चलिए, आप उसमें डीप में मत जाइए। तो ऐसा फिनोमिना जो कि व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, देख सकते हैं आप। ठीक, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, वो फिनोमिना क्या है? वो शक्ति है। और राज्य उसी फिनोमिना का मैनिफेस्टेशन है, यानी कि उसी समवृत्ति की या उसी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करना या दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने की जो प्रवृत्ति है, उसी की अभिव्यक्ति राज्य के रूप में होती है। क्योंकि राज्य क्या करता है अल्टीमेटली? राज्य अपने कानून से, पुलिस से, मिलिट्री से, पैरामिलिट्री फोर्स से, अदालतों से क्या कर रहा है? एक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है, ताकि एक स्थिर समाज का हम निर्माण कर सके, एक लॉ एंड ऑर्डर जिस समाज में हो उसका निर्माण कर सके। ठीक। तो क्या सोसाइटी में स्टेट के बिना भी पावर रिलेशन होता है? बिल्कुल होते हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि पावर का मतलब क्या है? कि दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता। तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेट नहीं है लेकिन व्यक्ति के व्यवहार में नियंत्रण है। आप देखिए ना, आप सामाजिक नियंत्रण जितने भी हैं वो तो स्टेट के नियंत्रण से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब बल्कि भारत भारत जैसे एशियाई समाज की अगर आप बात करें, तो वहां राज्य का नियंत्रण तो कम है, सामाजिक नियंत्रण बहुत ज्यादा है। ठीक। और बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये बात नोट करने की कोशिश की है कि आखिर क्या है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में तो लॉ एंड ऑर्डर से ही हर चीज नियंत्रित होती है। कानून है तो नियंत्रित होगी, नहीं है तो नहीं होगी, क्योंकि ऐसा समाज वहाँ पे, कोई वहाँ पे ऐसा स्ट्रांग समाज तो है नहीं वेस्टर्न सोसाइटीज में। क्योंकि परिवार जो है ज्यादातर न्यूक्लियर है। तो वहाँ पे सामाजिक जो प्रतिबंध हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जैसे एशियाई समाजों में है। जैसे आप भारतीय समाज की बात करें तो आपको बहुत कदम कदम पे सामाजिक बंधनों को निभाना पड़ता है। ठीक है। मतलब व्यक्ति उन अर्थों में स्वतंत्र नहीं है जिन अर्थों में पश्चिमी दुनिया के जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि वहां पे समाज का नियंत्रण है ही नहीं, क्योंकि समाज वास्तव में नहीं है। समाज का जो है वो एक, जिसे कहते हैं, वो अपभ्रंश की तरफ वो जा रहा है। उस समाज जो टूटने की कगार पे है पश्चिमी समाज। लेकिन भारतीय समाजों में आप सामाजिक नियंत्रण पाते हैं। तो वो सामाजिक नियंत्रण भी राजनीतिक प्रक्रिया का भाग है। ठीक है। जैसे आप भाई किसी को ये कहते हैं कि गाय को आपको कष्ट नहीं पहुंचाना है, तो आपने उसके व्यवहार को परिवर्तित कर दिया ना। किसी बच्चे को आप ही कहते हैं कि हमारी धार्मिक ये मान्यता है, हम हिंदू होने के नाते हम गाय को कष्ट नहीं पहुंचाते। तो व्यक्ति जो बच्चा है उसमें तो उदंडता है जानवर को परेशान करने की, आपने देखा होगा बच्चे करते ही हैं। लेकिन वो उदंडता को हमने चेक कर दिया, कंट्रोल कर दिया, उसको धार्मिकता से जोड़ करके। ठीक है। या हम ये कहते हैं कि भाई अमुक जाति का व्यक्ति अमुक कार्य करेगा, ये ब्राह्मण है ये पूजा करेगा, मान लीजिए। तो वो सामाजिक नियंत्रण ही तो है कि आप एक वर्ग को जो है पौरोहित्य का अधिकार दे रहे हैं। ठीक। या आप एक वर्ग को एक पर्टिकुलर काम का जो है सौंप रहे हैं कि आप ये करें, तो ये सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, बहुत बारीकी से इस पे सोचिए कि सामाजिक नियंत्रण भी राजनीतिक संबंध हैं। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि जहां भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने की बात आएगी, व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने की बात आएगी, वो शक्ति है। और शक्ति, इस जो संबंधों का जो एग्जीबिशन है, यानी कि शक्ति संबंधों की अभिव्यक्तिकरण जो है, वो सारा का सारा राजनीति से संबंधित है। तो आई थिंक ये आपको लार्जली क्लियर हो गया होगा। एक बात और ध्यान रखें आप कब महसूस करेंगे कि ये व्यवहार राजनीतिक है? इसके लिए आपके पास एक दिमाग में एक सेंस होना चाहिए कि ये व्यवहार राजनीतिक है। राजनीति विज्ञान का छात्र होने के नाते हमें ये समझना चाहिए कि हम किस व्यवहार को राजनीतिक व्यवहार कहेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां, देखिए ध्यान दें, जहां धमकी, हिंसा का प्रयोग करने की धमकी, पुरस्कार देने का लालच, दंड पनिशमेंट का डर, ये सारी चीजें होंगी, वहां एक राजनीतिक व्यवहार होता है। धमकी, पुरस्कार, दंड। ठीक है। नॉट नेसेसरीली कि आप बल का प्रयोग करें, हालांकि बल भी राजनीतिक प्रक्रिया है। बल का मतलब क्या है? बल का मतलब है कि आपने शक्ति का प्रयोग वास्तव में कर दिया। और शक्ति क्या है?
शक्ति बल प्रयोग की क्षमता है, न कि इसका वास्तविक प्रयोग है। ठीक है। तो धमकी, पुरस्कार, दंड, लेन देन, बार्गेनिंग जो होती है कि आप ये कर दो हम ये कर देंगे, तो ये सारे के सारे व्यवहार राजनीतिक व्यवहार है, ये आप ध्यान दें। और ये व्यवहार देशों में भी लागू होते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और आंतरिक रूप से समूहों पर भी और राज्य पर भी लागू होते हैं। ठीक। अब राजनीति को समझने के जो व्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो राजनीति को समझने के जो पहला व्यू है उसको कहा जाता है क्लासिक ग्रीक व्यू। ठीक। यानी कि शास्त्रीय ग्रीक अवधारणा कि राजनीति को किस रूप में समझा जा सकता है। तो राजनीति को समझने के लिए अब आप इस प्रश्न पर जा रहे हैं कि राजनीति शब्द का मतलब तो शायद आपको पता लग गया, लेकिन अब आप इस पर जा रहे हैं कि राजनीति है क्या, किसे कहेंगे कि ये राजनीतिक प्रक्रिया है। तो इस पर चार अलग अलग दृष्टिकोण है। तो पहला दृष्टिकोण है राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में, उसको कहा जाता है शास्त्रीय ग्रीक अवधारणा, द क्लासिक ग्रीक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है। अब आप देखें, we usually find the four different views about the politics. Number one, classic Greek view. तो क्लासिक ग्रीक व्यू क्या है? शास्त्रीय ग्रीक अवधारणा। आपको यह पता है कि प्राचीन ग्रीस में नगर राज्य हुआ करते थे। आप नगर राज्यों के नाम बताइए, तो जैसे एथेंस, स्पार्टा, क्रीट, ये सब सिटी स्टेट थे वहां के। ठीक। अब ये सिटी स्टेट में क्या होता था कि राजनीति की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती थी, और बड़ा आइडियलिस्टिक व्यू था जो ग्रीक लोग थे उनका सिटी स्टेट का, जो पॉलिटिक्स थी उसका। और वो सिटी स्टेट की पॉलिटिक्स क्या थी, वहां राजनीति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाता था कि जो शक्ति हासिल करने की प्रक्रिया है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जाता था कि जो एक कलेक्टिव है, पहली बात, सामूहिक रूप से प्रयोग की जाती है, सभी लोग उसका प्रयोग करेंगे उस राजनीतिक प्रक्रिया का, सब लोग उसमें भाग लेंगे, पार्टिसिपेटिव है, प्रतिभागी है, सहभागी, जिसे लोकतंत्र, बाद में वो सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट का विकास भी हुआ वहां पे। सहभागी है, कलेक्टिव है, सामूहिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राजनीति की प्रक्रिया वहां पर फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ है, यानी कि शुभ शुभ जीवन, उत्तम जीवन को हासिल करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि नैतिक जीवन। आप देखें स्लाइड में भी आपको पता लगे, एरिस्टोटल, जो कि बहुत राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है और सबसे शायद फेमस ग्रीक है, उसने क्या कहा था अरस्तु ने कि राज्य सदजीवन की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में आया है और सदजीवन की प्राप्ति के लिए ही यह अस्तित्व में बना रहेगा। स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो गुड लाइफ से क्या मतलब है इनका? मोरल लाइफ, यानी कि नैतिक जीवन से है। तो उनके अनुसार, जो ग्रीक व्यू है उनके अनुसार, राजनीति की जो प्रक्रिया है उसका जो उद्देश्य है वो सदजीवन की प्राप्ति या नैतिक जीवन की प्राप्ति है। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी आइडियलिस्टिक बात है, स्टेट का मोरालिटी से क्या संबंध है? नहीं, संबंध है। देखें आप कि जो अरस्तु की अगर मैं बात करूं, अरस्तु ने व्यक्ति को एक ऐसे दोराहे पर पाया था जो आगे तो जिसके भगवान है और पीछे जिसके पशु है, यानी कि व्यक्ति की स्थिति कहीं बीच में है। ठीक। तो इसीलिए अरस्तु ने बड़ा उसका फेमस स्टेटमेंट है कि मैन आउटसाइड द सोसाइटी आइदर बीस्ट और गॉड, आउटसाइड द स्टेट। एक्चुअली उन्होंने सोसाइटी और स्टेट पर कभी डिफरेंशिएट नहीं किया, ये भी ध्यान दें ग्रीक लोगों ने। तो उन्होंने ये कहा कि स्टेट की जरूरत क्यों है व्यक्ति को असल में? उसके नैतिक विकास के लिए है। क्यों? क्योंकि राज्य अपने नियमों में नैतिकता को अभिव्यक्त करता है। आप देखें ना, कोई भी नियम अनैतिक नहीं हो सकता, राज्य का कोई नियम अनैतिक नहीं हो सकता, अगर है भी तो समय के साथ साथ वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो राज्य जिसको सही समझता है, समाज जिसको सही समझता है, राज्य उसी को नियम का रूप दे देता है। जैसे समाज में चोरी करना बुरा है, अनैतिक है, तो आप पाते हैं कि चोरी करने के लिए नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है। समाज पाता है कि किसी की हत्या करना गलत है, तो उसके लिए जो है नियम बना हुआ है। राज्य में जिस चीज को सामाजिक स्वीकृति होती है उसी का नियम बनता है। तो अरस्तु ये कहता है कि व्यक्ति को अपने नैतिक विकास के लिए राज्य पर आधारित रहना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? इसीलिए जब सब लोग मिलकर के राजनीति की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तब वो तय करते हैं कि आखिर उनका नैतिक विकास कैसे होगा। यानी कि सब लोग अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए, नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए अपने लिए ही नियम बनाते हैं। ठीक है। तो शास्त्रीय ग्रीक अवधारणा में राजनीति को एक ऐसी क्षमता के रूप में दर्शाया गया जो कि नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए सामूहिक निर्णय ले सकती है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से स्पष्ट करूं, आप देख भी सकते हैं स्लाइड में
ग्रीक लोगों के टाइम पे या सिटी स्टेट में दो प्रकार की संस्थाएं काम करती थी। एक का नाम था हेलिया और दूसरे का नाम था एक्लेशिया। तो हेलिया में 25 साल से ऊपर के जो पुरुष थे वो कार्य करते थे। और हेलिया का काम क्या था? न्यायिक प्रशासन करना, यानी कि दंड, सजा, नियम क्या होंगे, इसके बारे में निर्णय करते थे। और एक्लेशिया में 18 वर्ष से ऊपर के पुरुष भाग लेते थे, और एक्लेशिया का काम था सामान्य प्रशासन करना। तो ये आप समझ सकते हैं कि ग्रीक लोगों का एक सिस्टम था कि जिसमें वो सारे लोग बैठ करके अपने नैतिक जीवन की या अपने शुभ जीवन की, ठीक है, उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए विचार विमर्श करके कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे। और इस प्रक्रिया को वो पॉलिटिक्स का नाम देते थे। तो इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स को हाईली रिगार्डेड, मतलब बहुत ही डेकोरेटेड चीज उन्होंने बोली है पॉलिटिक्स को। डेकोरेटेड का मतलब क्या है कि वो उस बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे राजनीतिक प्रक्रिया को। आज की तरह नहीं है कि राजनीतिक प्रक्रिया का जो सम्मान है वो गिर गया है। तो उस समय जो है राजनीति को बड़े अच्छे रूप में देखा जाता था। तो हालांकि ये आइडियलिस्टिक व्यू है, स्टेट हमेशा नैतिक नहीं होता, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस जो 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 ये थॉट है, जो एक आइडिया है, जो एक व्यू पॉइंट है राजनीति को देखने का, ये दोबारा से पुनर्जीवित किया गया। और बेसिकली पुनर्जीवित करने में जो सबसे फेमस नाम है वो है, आप पढ़ भी सकते, देखें साइड में। नाउ दिस व्यू वाज लार्जली रिजरेक्टेड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय अ जर्मन जूइश ओरिजिन political scientist Hannah Arendt. She, in her book The Human Condition 1958, argued that politics should seen as highest human activity for good life. बेसिकली क्या था, हन्ना ओरेंट जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में जाकर के बस गई थी। कारण ये था कि ये जर्मनी की थी, और जर्मनी की यहूदी थी। और आपको इतिहास पता ही है कि जर्मनी में हिटलर के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लार्जली 1935 के बाद जो होलोकास्ट हुआ, यहूदियों के खिलाफ जो अत्याचार हुए, उसकी वजह से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो है वो अमेरिका चले आए। इसमें आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन है। और ये भी प्रश्न है आपके लिए कि दूसरा कौन सा महान इंटेलेक्चुअल था पॉलिटिकल साइंस में। एक तो हन्ना ओरेंट का नाम मैंने बता दिया, जो जर्मन था और अमेरिका चला गया था बाद में। ये हिंट मैं दे देता हूँ आपको, नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। हिंट ये है कि इस व्यक्ति का नाम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत बड़ा थ्योरिस्ट हुआ है। और दूसरी हिंट ये है कि हन्ना ओरेंट के बहुत अच्छे फ्रेंड थे वो। तो वो भी जर्मनी से जो भाग करके गए थे अमेरिका, उन्हीं इंटेलेक्चुअल में शामिल थे। तो सारे इंटेलेक्चुअल जो है जर्मनी के, बड़ी बुद्धिमान सोसाइटी थी जर्मनी की सोसाइटी जब हिटलर वहां पे था। मतलब ये बड़ा कंट्राडिक्टरी लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जैसा आदमी को रोकने वाला कोई नहीं था, जब जब इतने इंटेलिजेंट लोग वहां थे, इतने बड़े लोग वहां पे थे, आइंस्टीन जैसे, हन्ना ओरेंट जैसे। और तीसरे व्यक्ति का नाम आपको बताना है नेक्स्ट क्लास में। तो हन्ना ओरेंट के सामने प्रश्न ये था कि जर्मनी जो कि इस फुल ऑफ इंजीनियर्स, फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, फुल ऑफ साइंटिस्ट, इतने सारे लोग हैं, तो उस समय बोला क्यों नहीं कोई कि भाई ये गलत हो रहा है, होलोकास्ट गलत हो रहा है, या जो हिटलर की राजनीति है, जो नाजी राजनीति है, वो गलत हो रही है। तो उन्होंने ये पाया कि सम वे और अदर लोगों ने पॉलिटिक्स को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में छोड़ दिया कि जो स्टेट की प्रक्रिया है, जिसका हमारे से कोई मतलब नहीं है, जिसे कहा गया पॉलिटिकल एलाइनेशन, कि भाई ये राजनीति तो इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी, और हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब जो हो रहा है वो स्टेट में होने दो। तो लास्ट में क्या होगा कि लास्ट में स्टेट जो है, इट विल बी, यू नो, एक वो जो गूंस हैं, जो बेकार के लोग हैं समाज के, उनका अड्डा बन जाएगा। क्योंकि सही आदमी तो बात नहीं कर रहा है ना पॉलिटिक्स के बारे में। तो फिर लास्ट में आप ये भी शिकायत नहीं कर सकते कि हिटलर कैसे पैदा हो गया, होलोकास्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप तो उससे बिल्कुल डिटैच थे, पॉलिटिक्स की प्रक्रिया से आप कोई व्यू ही नहीं रखते थे। अब कमाल की बात यह है, हन्ना अरेंट के सामने प्रश्न ये था, और उन्होंने अपनी पुस्तक में द ह्यूमन कंडीशन में ये लिखा भी, कि भाई जो जर्मन इंजीनियर जो है वो पेंजर टैंक बना रहे थे। इतना गजब का टैंक था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसकी टेक्निक जो है, उसकी इंजीनियरिंग जो है, वो आज भी, मतलब ये कही जाती है क्लासिक इंजीनियरिंग पेंजर टैंक की। तो उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी जो राजनीति को समझ सकें। तो मतलब बहुत सामान्य बुद्धि की बात है, जो इतने हाईली इंटेलिजेंट थे। अच्छा, दूसरी बात है कि ह्यूमन जो माइंड है वो रोबोट नहीं है। अगर एक आदमी बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है और वो बहुत अच्छा डिजाइन कर सकता है, तो उसमें कोई स्विच नहीं है कि पॉलिटिक्स के बारे में सोचेगा नहीं, कि पॉलिटिक्स के बारे में वो स्विच बंद हो जाएगा, ऑन ऑफ हो जाएगा, और इंजीनियरिंग जब करेगा ऑन हो जाएगा। जब आदमी इंटेलिजेंट है तो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस ही पॉलिटिक्स के बारे में भी रखेगा। लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में कोई कुछ नहीं बोला हिटलर के टाइम पे।
तो शी एक्चुअली डेल्ट विद द फंडामेंटल क्वेश्चन कि वाई, ऐसा क्यों हुआ कि सब लोग चुप थे। तो उनको आंसर मिला वो क्लासिक ग्रीक व्यू में। तो उन्होंने कहा कि राजनीति को जैसे ग्रीक ग्रीक लोग जो है समझते थे, हमें उसी रूप में समझने की आवश्यकता है कि राजनीति एक कलेक्टिव प्रक्रिया है। आप स्टेट पे मत छोड़िए इसे, और कलेक्टिव और पार्टिसिपेटिव प्रक्रिया है, सहभागी प्रक्रिया है। और सहभागी प्रक्रिया होने के नाते सबकी जिम्मेदारी है कि राजनीति क्या होनी चाहिए, कि हम अपने नैतिक जीवन के लिए, उत्तम जीवन के लिए प्रयासरत कैसे होंगे, हम क्या काम करें कि हमारा जीवन जो है सही हो सके, नैतिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। तो इसके बारे में एक कंसेंसस बनाने की कोशिश हन्ना अरेंट ने की। बेसिकली शी वाज डीलिंग विद द क्वेश्चन कि पॉलिटिक्स इतनी अलाइंड चीज क्यों हो गई है, हम ये क्यों कह रहे हैं कि भाई स्टेट का ही काम है पॉलिटिक्स, है ना। तो ये आंसर उनको मिला ग्रीक व्यू में। तो उन्होंने एक पुनर्जीवन इस सिद्धांत का दिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और उन्होंने जो है बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज को तीन भागों में बांटा है, लेबर, वर्क और एक्शन। तो लेबर मतलब जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए अपने काम करता है, वर्क का मतलब अपने समाज के लिए काम करता है, और एक्शन का मतलब है कि पूरी सोसाइटी के लिए, ठीक, पूरे अपने सोसाइटी के लिए जो काम करता है। और एक्शन में उन्होंने पॉलिटिक्स को रखा है। उसने कहा कि हाईएस्ट ह्यूमन एंडेवर है पॉलिटिक्स। ठीक, अब ये व्यू ठीक वही है जो अरस्तु कहता है कि राजनीति एक सर्वोत्तम प्रक्रिया है, तभी तो उसने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा है। उसने कहा है कि बेसिक क्वेश्चन ये है कि आदमी नैतिक कैसे बने, मोरल कैसे बने, और उसको डील करती है पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स सज्जीवन की प्राप्ति है, नैतिक जीवन की प्राप्ति है। तो हन्ना अरेंट भी उसी निष्कर्ष पे पहुंची कि राजनीतिक जो प्रक्रिया है वो हाईएस्ट ह्यूमन एक्टिविटी है, और इसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको हमको टेकन ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये सबक है हन्ना अरेंट के उससे। ठीक है, तो ये क्लासिक ग्रीक व्यू है। अब हम दूसरे व्यू पर चलते हैं जो बड़ा प्रैग्मेटिक है, उसको कहते हैं बिहेवियरल व्यू। अब बिहेवियरल व्यू क्या है? बेसिकली जो क्लासिक ग्रीक व्यू है, जो जहां से वो आर्ग्यूमेंट खत्म करता है वहीं से ये व्यवहारवादी अपना आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं। वो कहते हैं भाई क्लासिक ग्रीक व्यू में आपने हेलिया और एक्लेशिया की बात की, तो आप ये कहते हैं कि वो पार्टिसिपेटरी प्रक्रिया है, सब लोगों को साथ लेके चलने की प्रक्रिया है, और सब लोग अपने नैतिक जीवन के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप एक फंडामेंटल क्वेश्चन हमें ये बताइए कि हेलिया और एक्लेशिया में, मैंने लिखा भी है स्लाइड में, this view starts its argument with criticizing Greek view because in according sorry according to them, in गलत लिख दिया, because according to them even Helia and Ecclesia were not representing the whole Greek society, as it excludes women, slaves, laborers and other subaltern groups। जो सबाल्टर्न ग्रुप हैं, यानी कि जो मार्जिनलाइज, यानी कि समाज के सीमांत, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है, जो लोग गरीबी की वजह से या किसी और वजह से, उन लोगों के बारे में तो ये हेलिया और एक्लेशिया बात ही नहीं करती। हेलिया में कौन था? हेलिया में थे पुरुष। पहली बात तो महिलाएं छोड़ दी आपने। हेलिया में 25 साल से ऊपर के पुरुष थे, एक्लेशिया में 18 साल से ऊपर के पुरुष थे। तो वो तो आपने महिलाओं को छोड़ दिया। इसके अलावा किस किस को छोड़ा? सारे पुरुषों को भी नहीं लिया, केवल एलिट पुरुष थे। स्लेव्स को नहीं लेते थे, लेबर्स को नहीं लेते थे, और जो भी सीमांत समाज है, सबाल्टर्न ग्रुप है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उसको नहीं लिया जाता था। ठीक है, अब आप ये समझने की कोशिश करें कि इनके अनुसार जब आपने ये कहा कि पार्टिसिपेटिव है, तो पार्टिसिपेट तो हर कोई कर नहीं रहा। जब पार्टिसिपेट हर कोई नहीं कर रहा है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर राजनीतिक प्रक्रिया को चला कौन रहा है। ठीक, तो इसका आंसर देखिए आप। बिहेवियरिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर अ डोमिनेंट, often small, group makes decision on behalf of the society and exclude other groups from decision making. Usually this small groups promotes its own narrow interests। जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है राजनीति का, वो ये है कि राजनीति क्या है कि एक छोटा सा समूह है समाज का, वो अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है, और उसके पास निर्णय लेने की क्षमता होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो बाकी लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक, तो इन्होंने क्या देखा है, सोसाइटी को एक जीरो सम गेम की तरह देखा है, कि मतलब एलिट जो ग्रुप है वो बाकी समाज के जो समूह हैं उनको निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर कर देता है, और उनके बिहाफ पर फैसले लेता है, लेकिन फैसले ऐसे लेगा कि अपने हितों की पूर्ति जिसमें होगी। ठीक है ना। और इनके जो हित हैं बहुत संकीर्ण हित होते हैं, जैसे पूंजीपतियों के हित होते हैं, या समाज के राजनीतिक समुदाय के हित होते हैं, या जो धनाढ्य वर्ग है उसके उसके हित होते हैं। तो जहां
राजनीति निर्णय लेने की प्रक्रिया का नाम है, बिल्कुल सही इनके अनुसार। लेकिन ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो शामिल होते हैं वो सारे लोग नहीं होते हैं, जैसे क्लासिक ग्रीक व्यू बोल रहा है, बल्कि कुछ ही लोग इसमें शामिल होते हैं, और वो कुछ लोग बाकी लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से वंचित रखते हैं। तो राजनीति इनके लिए क्या है, इनका दृष्टिकोण ये है कि राजनीति कुछ लोगों के द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया है और बाकी लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से रोकने की प्रक्रिया है। ठीक, ये आप समझने की कोशिश करें। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि निर्णय हम लेंगे, हम बड़ा छोटा समुदाय है लेकिन शक्तिशाली प्रभुत्वशाली समुदाय है, और आप लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखेंगे। तो एक प्रैग्मेटिक व्यू है, और ऐसा भी नहीं है कि ये व्यू आप देखते नहीं है, आप देखते हैं। भाई आप देखते हैं ना कि चुनाव होता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, उसमें कितने नियम आपसे पूछ करके बनाए जाते हैं, कितने कानून आपसे पूछ के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये व्यू जो है वो एकदम से इम्प्रैक्टिकल है या रेडिकल है, ऐसा भी नहीं है। आप ये मानते हैं कि समाज में इसी प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। तीसरे व्यू पे आते हैं, लिबरल व्यू। लिबरल व्यू क्या है? ये बेसिकली क्या है कि वेस्टर्न सोसाइटीज में ये व्यू जो है सबसे ज्यादा प्रिवलेंट है। और लिबरल व्यू में सबसे पहले क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि लिबरल लोग जो हैं, जो उदारवादी लोग हैं, वो राजनीति को देखने से पहले समाज की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। और समाज में जब वो पाते हैं कि समाज में विभिन्न समूह हैं, इसको वो कहते हैं प्लूरलिस्ट सोसाइटी या बहुलवादी समाज, ये आप स्लाइड में भी देख सकते हैं। और समाज में विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के समूह हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के समूहों के अपने अपने हित भी हैं, और ये हित जो है वो कंट्राडिक्टरी भी हैं एक दूसरे के। ठीक है, देखें आप, दिस व्यू इज पॉपुलर अमंग लिबरल डेमोक्रेसीज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। दिस व्यू वी सी स्टेट हैविंग अ रोल ऑफ एन एम्पायर। ठीक है, अभी मैं इस पे आता हूं कि एम्पायर कैसे है स्टेट, बिकॉज देयर आर सम कंट्राडिक्टरी interests of various sections of the society, यानी कि समाज के विभिन्न समूहों के बीच में अलग अलग हित हैं, और कई बार ये हित जो है एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी भी हैं। ठीक है, गैर सामंजस्यशील है, मतलब विरोधाभासी हित हैं। जैसे पूंजीवादियों का जो हित होगा वो श्रमिक वर्ग का हित नहीं होगा, इनफैक्ट उनके हित जो है वो एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं। तो आप इसमें लिबरल व्यू में ये पाते हैं कि समाज के विभिन्न समूहों के बीच में हितों को लेकर के संघर्ष चलता रहता है। अब आप अपने हित पूरे कैसे करेंगे? हित पूरा करने के लिए आप राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करेंगे, भाई कानून से तो अपने हित पूरे कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक समुदाय, चाहे वो किसी भी आधारित पे संगठित हुआ हो, किसी भी आधार पे संगठन संगठन हुआ हो उसका, जैसे राजनीतिक विचारधारा के रूप में संगठित हो सकता है, एथनिक रूप से संगठित हो सकता है, धार्मिक रूप से संगठित हो, धार्मिक समूह भी हो सकता है समाज में, लिंग्विस्टिक समूह हो सकता है, भाषाई समूह हो सकता है। तो वो कोई भी आधार पे अगर संगठित हुआ हो, कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह, उस समूह में अपने हितों को पूरे करने की प्रवृत्ति होती है। और जब वो अपने हितों को पूरा करता है तो किस प्रकार से करता है? राजनीतिक शक्ति के माध्यम से। तो राजनीतिक शक्ति कैसे हासिल करेगा? स्टेट में पार्ट बन के चुनाव भी लड़ सकता है, या स्टेट पर दबाव डाल के पूरा कर सकता है, नियम बना के पूरा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टेट का रोल जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राज्य क्या करता है? राज्य एक अंपायर की तरह, जैसे क्रिकेट मैच में एक अंपायर है, उस अंपायर की तरह राज्य विभिन्न समूहों के सामंजस्यशील और गैर सामंजस्यशील हितों को समायोजित करने की कोशिश करता है, यानी कि उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो राज्य की शक्ति का हर कोई प्रयोग करना चाहता है, हर सेक्शन प्रयोग करना चाहता है, प्रत्येक सेक्शन की ये इच्छा होती है कि वो राज्य की शक्ति हासिल करे। ठीक है ना, तो जब राज्य की शक्ति हासिल करेगा तो क्या करेगा? अपने हितों की पूर्ति करेगा। तो राज्य का कार्य क्या होता है कि सभी वर्गों के हितों में सामंजस्य बना के रखे, ये एक इक्विलिब्रियम बना के रखे। ठीक है, तो वो राजनीति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिससे कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में, उनके हितों के बीच में सामंजस्य बैठाई जा सके। तो ये उदारवादी दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक, लास्ट व्यू पर हम आते हैं, मार्क्सिस्ट व्यू पर, यानी कि मार्क्सवादी अवधारणा राजनीति की क्या है। पहली बात तो आप सबसे पहले इसमें एक ध्यान दें कि मार्क्स जो है वो राजनीति को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म या आर्थिक नियतिवाद के रूप में देखता है। आर्थिक नियतिवादी क्या है? जो समाज की सारी शक्तियों के पीछे आर्थिक शक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देता है। ठीक, और हम सभी को पता है ये बात, एज वी ऑल नो दैट कार्ल मार्क्स डिवाइडेड द सोसाइटी इन हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी कि एक वो वर्ग है, दो वर्गों में उन्होंने बांटा, जैसे पूंजीवादी और श्रमिक।
तो हैव्स पूंजीवादी और हैव नॉट्स श्रमिक। तो उन्होंने कहा कि दोनों वर्ग हैं और दोनों वर्गों के आर्थिक हित बिल्कुल अलग अलग हैं। अब राज्य को किस रूप में देखते हैं कार्ल मार्क्स? राज्य को वो इस रूप में देखते हैं कि बेसिक जो है वो राज्य क्या है, पावर कंस्ट्रक्ट है, यानी कि एक शक्ति संरचना है। किसके द्वारा? आर्थिक गतिविधियों की शक्ति संरचना है। यानी कि अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं। पहले उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पे ही समाज में समूह बनते हैं। क्लास का जो कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म में, वो क्या है? क्लास का मतलब एक ऐसा समूह जिसके आर्थिक हित समान है। तो जब क्लास अलग अलग है और दो ही हैं, हैव और हैव नॉट्स, और कोई तीसरी क्लास नहीं मानता मार्क्स, ये ध्यान दें। इन दोनों क्लासेस में क्लास स्ट्रगल है, क्योंकि इनके हित, एक आर्थिक हित एक दूसरे के बिल्कुल अलग है। तो बेसिक क्या है कि स्टेट जो है वो कोई फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट नहीं है, वो एक मौलिक संरचना नहीं है, वो एक आउटकम है। किसका? हैव्स का, पूंजीवादियों का। तो वो एक ऐसी शक्ति संरचना है जो कि पूंजीवादी के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, उनके हितों का पोषण करती है। आखिर क्यों? फॉर द फॉर हैव नॉट टू परपेचुएट द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि पूंजीवादी जो शोषण है उसको बरकरार रखा जा सके। ठीक है, मतलब और सिंप्लीफाई करूं मैं, मार्क्स कहता है कि पुलिस क्यों है? पुलिस इसलिए है ताकि लेबर जो है हल्ला ना मचा सके, श्रमिक अपने हितों की पूर्ति ना कर सके। इसलिए मार्क्स कहता है कि भाई लेबर की जरूरत है, ओ सॉरी, पुलिस की जरूरत है। तो पुलिस या फिर राज्य की शक्ति का जो प्रयोग है वो पूंजीपति अपने हित में करता है। तो बेसिकली उनके लिए जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो मूल प्रक्रिया नहीं है, फंडामेंटल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आर्थिक प्रक्रिया फंडामेंटल है। तभी इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, यानी कि आर्थिक नियतिवाद। अर्थव्यवस्था को मूल मानते हैं हर प्रक्रिया का, और राजनीति उसी प्रक्रिया से निकलती है। क्यों निकलती है? ताकि आर्थिक रूप से सक्षम प्रभुत्वशाली वर्ग, जैसे पूंजीवादी वर्ग के हितों की पूर्ति की जा सके। ठीक है, इसलिए कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट में, उसके थिंकिंग में, जब साम्यवाद आ जाएगा, कम्युनिज्म आ जाएगा, जब कोई आर्थिक वर्ग नहीं बचेगा, तो राज्य अपने आप खत्म हो जाएगा। स्टेट शेल वेदर अवे, बह जाएगा राज्य, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं है, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, तो किसे परपेचुएट करना है और किसको दबाना है? अभी तो आपको लेबर को दबाने के लिए स्टेट की जरूरत है। जब लेबर क्लास रहेगी नहीं, तो अपने आप ही आप किसी को भी दबाने की आप कोशिश नहीं करेंगे। तो जब दबाने की कोशिश नहीं करेंगे तो स्टेट अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वो राजनीति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझते हैं जिससे कि वर्ग प्रभुत्व बनाया जा सके, क्लास हेजिमोनी जो है स्थापित की जा सके, इसलिए राज्य है। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया, व्हाट इज पॉलिटिक्स। ये चार व्यू, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया।